हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम मिनिमम वेजेस एक्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। यू कैन क्लिक द आई बटन एंड गो टू द पार्ट 1 सेक्शन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप में से जो कोई भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 3 में फिक्सिंग और मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के बारे में बात होती है। अब फिक्सिंग और मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस कौन कर रहा है? तो वो कर रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि ये एक्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो या तो फिक्स करे मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस या वो रिव्यू करे या रिवाइज करे मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। किसके लिए? उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो इस एक्ट में मौजूद, इस एक्ट में मेंशन शेड्यूल्ड में लिस्टेड है। उस शेड्यूल के 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ एम्प्लॉयमेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कारपेट मेकिंग, देन बीड़ी मेकिंग, टबैको मेकिंग, इस टाइप की, लाइक राइस मिल, तो इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट्स है। एंड पार्ट 2 में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है। तो ये 2 पार्ट्स हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एनटीए नेट में, इससे पहले बन चुके हैं। सो आप ये शेड्यूल के बारे में भी अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। तो अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 में फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के बारे में बात हो रही है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। जो एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 इस शेड्यूल के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लिस्टेड है, स्पेसिफाइड है, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है क्या? मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, provided that appropriate government may in respect of employees employed in an employment specified in part 2 of the schedule। अब आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है, तो शेड्यूल के पार्ट 2 में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मेंशन है। तो इस सेक्शन में, सेक्शन 1 में, मतलब सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में ये बोल रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जो पार्ट 2 में लिस्टेड है उसके लिए रिवीजन चल रहा है या फिक्सेशन चल रहा है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रादर देन फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द होल स्टेट, वो क्या कर सकती है? इट कैन फिक्स रेट्स फॉर द पार्ट ऑफ द स्टेट और क्लासेस, स्पेसिफाइड क्लासेस, मतलब पूरी स्टेट के लिए फिक्स करने के बजाय पार्ट्स के लिए या क्लासेस के लिए फिक्स कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन केवल किसके लिए होगी? उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो पार्ट 2 इस शेड्यूल के पार्ट 2 में मेंशन्ड है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Review at such intervals as it think fit, such intervals not exceeding 5 years। अब यहां पर हमने देखा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फिक्स भी कर सकती है एंड इट कैन ऑल्सो रिव्यू। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है जहां ऑलरेडी फिक्स है, तो वहां टाइम टू टाइम क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है। और वो टाइम पीरियड के, जिस टाइम पीरियड के बाद एक रिव्यू होगा, वो कितना दिया हुआ है? नॉट एक्सीडिंग 5 years। मतलब अगर एक बार एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स हो गया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक वो सेम रह सकता है, और 5वें साल में या 5th ईयर में उसका रिव्यू होगा कि वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एज पर द सिचुएशन, उस पर्टिकुलर रीजन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फिट है कि नहीं है। अगर चेंजेस की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसको रिवाइज कर सकती है, बढ़ा भी सकती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या है? उसके पास 2 पावर्स है। ए, इट कैन फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, एंड बी, इट कैन ऑल्सो रिव्यू और रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अब इसमें सेक्शन 1A में क्या बोल रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग anything contained in subsection 1, the appropriate government may refrain from fixing minimum rates of wages in respect of scheduled employment in which there are in whole state less than 1000 employees engaged। अब देखो, इसको समझो।
कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है या किसी इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन्ड है, अगर उसके लिए फिक्सेशन या रिव्यू चल रहा है, नहीं सॉरी फिक्सेशन ही चल रहा है, रिव्यू का इसमें पार्ट नहीं है, फिक्सेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी? गवर्नमेंट ये देखेगी कि उस स्टेट के उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर वो संख्या, अगर वो नंबर 1000 से कम है तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कारपेट मेकिंग, मैंने आपको बताया है इसके लास्ट वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट में, कि पार्ट 1 में कारपेट मेकिंग, राइस मिल, दाल मिल, टबैको, बीड़ी मेकिंग, ये सब चीजें हैं और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कारपेट मेकिंग जो एक काम है, उसके लिए इस एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्सेशन चल रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू एक एग्जाम्पल, राइट। तो अब गवर्नमेंट क्या देखेगी? गवर्नमेंट ये देखेगी कि इस कारपेट मेकिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर जो लोग काम कर रहे हैं, कारपेट बनाने का काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसकी संख्या 1000 से कम है तो वहां पर फिक्स नहीं होंगे वेजेस। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी कहती है कि वो टाइम टू टाइम चेक करती रहेगी और जब भी उसको ये लगेगा कि जो नंबर है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में वो 1000 से बढ़ गया है, 1000 हो गया है या उससे बढ़ गया है, तो वो क्या करेगी? वो फिक्स कर देगी। तो इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि फिक्सेशन के लिए कितना नंबर होना चाहिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट पे? 1000 और मोर। तो ये एनटीए नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसको प्लीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड आई होप आपको ये पार्ट और ये वाला पार्ट लाइक सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1A आपको समझ में आया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस टाइप से मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को फिक्स कर सकती है? वो टाइम रेट के बेसिस पे फिक्स कर सकती है, जिसको क्या बोला जाएगा? मिनिमम टाइम रेट। वो पीस रेट के बेसिस पे फिक्स कर सकती है, जिसको क्या बोला जाएगा? मिनिमम पीस रेट, राइट। अगर घंटे के हिसाब से काम हो रहा है तो टाइम रेट के बेसिस पे या पीसेस के हिसाब से काम हो रहा है जहां पर, वहां पर मिनिमम पीस रेट फिक्स कर सकती है। A minimum rate of remuneration to apply in case of employees employed on a piecework for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time वर्क बेसिस। सपोज किसी एक एम्प्लॉयमेंट में जो काम हो रहा है वो पीस के बेसिस पे हो रहा है, लेकिन जो वहां पर फिक्स होगा वो टाइम वर्क के बेसिस पे फिक्स हो चुका है, तो उस चीज को क्या बोला गया? गारंटी टाइम रेट। ऑल्दो वहां पर जो काम हो रहा है वो पीस वर्क हो रहा है, वो पीसेस के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन वहां का जो फिक्सेशन हुआ है वो टाइम वर्क के बेसिस पे हुआ हो सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको एक मिनिमम रेट मिले। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो मिनिमम रेट है उसको क्या बोला जाएगा? गारंटी टाइम रेट। और ये वाला क्वेश्चन एक बार नेट में आ चुका है, आई थिंक 2018 या 19 में एक बार आ चुका है। सो आप प्लीज ये चीज नोट डाउन कर लें। अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स हो रहे हैं टाइम के बेसिस पे तो उसको बोला गया है मिनिमम टाइम रेट। अगर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स हो रहे हैं पीस वर्क के बेसिस पे तो उसको बोला गया है मिनिमम पीस रेट। अगर एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जहां पर काम तो पीस वर्क के बेसिस पे हो रहा है, लेकिन वहां पर जो फिक्सेशन है अगर वो टाइम के बेसिस पे हुआ है, जो मिनिमम रेट्स का फिक्सेशन है वो टाइम के बेसिस पे हुआ है, तो वो पर्टिकुलर फिक्सेशन को, वो पर्टिकुलर मिनिमम रेट को क्या बोला जाएगा? गारंटीड टाइम रेट। इसमें ये बोला गया है। and a minimum rate, whether time rate or piece rate, to apply in substitution of a minimum rate which would otherwise be applicable in respect of overtime। अगर कोई ओवरटाइम कर रहा है और इसमें ओवरटाइम में ये देखा नहीं जाएगा कि टाइम रेट है पीस रेट है, तो मतलब टाइम रेट में भी अगर ओवरटाइम कर रहा है और पीस के बेसिस पे अगर काम कर रहा है तो ओवरटाइम कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ओवरटाइम रेट। आई होप आपको ये स्लाइड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो समझ में आए होंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो सेक्शन 2A, अभी सेक्शन 2A में जो लिखा है मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। एक एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने या तो फिक्स करे हैं मिनिमम रेट्स या रिवाइज कर दिए हैं।
ठीक है। एंड जो फिक्स और रिवाइज हुआ है उसको नोटिफाई कर दिया है कि जो भी अमाउंट था उनको नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गजट में, ताकि जो लोग अफेक्टेड हैं, अगर उस फिक्सेशन या रिवीजन से जो भी वर्कर्स अफेक्टेड होंगे, जो भी एम्प्लॉयर्स अफेक्टेड होंगे, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके लिए नोटिफाई कर दिया है। अब उससे पहले क्या है, उससे पहले इसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस से रिलेटेड या रेट्स ऑफ वेजेस से रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है। रेट ऑफ वेजेस से रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है। वो डिस्प्यूट कहां गया? वो डिस्प्यूट पहुंचा हुआ है ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। अब या तो जो प्रोसीडिंग है, जो केस चल रहा है, वो पेंडिंग है, पेंडिंग, ठीक है, या अगर ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दे दिया है तो डिसीजन ऑपरेशन में है, ठीक है। मतलब मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस या रेट्स ऑफ वेजेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच, वर्कर्स के बीच, और वो डिस्प्यूट कहां पहुंचा? ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा। ट्रिब्यूनल के पास जो केस है वो भी चल रहा है, ठीक है, पेंडेंसी में है, मतलब कि अभी उसका डिसीजन नहीं आया है। अगर डिसीजन आ गया है तो जो ऑपरेशन, जो अवार्ड मिला है, जो डिसाइड हुआ है, अभी उसको वो ऑपरेशन में है। दो चीजें हो गई, राइट। और इसी के दौरान ये जो पूरा चीज चल रही है, इसी के दौरान गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए या रिवाइज कर दिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस और नोटिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब इस सेक्शन में जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इस केस में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पे ये जो फिक्सेशन है ये अप्लाई नहीं होगा। इसमें यही बोल रहा है। इस पे देखिए क्या बोला, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन शेड्यूल्ड एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल। अगर डिस्प्यूट चल रहा है रेट्स ऑफ वेजेस से रिलेटेड और प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है केस, वो अभी केस चल रहा है, ए, या डिसीजन आ चुका है और अवार्ड जो है वो ऑपरेशन में है। अगर डिसीजन आ चुका है तो जो अवार्ड है, जो डिसीजन हुआ है, जजमेंट, वो क्या है? ऑपरेशन में है। एंड मीनवाइल गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस का। किसके लिए? उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए जिसमें वो केस चल रहा है, जिसमें वो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस या रेट्स ऑफ वेजेस से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हुआ है। उसी एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया फिक्सेशन या रिवीजन ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग है और द ऑपरेशंस ऑफ द अवार्ड। देन उसमें क्या होगा? अगर ऐसा हो चुका है, सो द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सो फिक्स्ड सो रिवाइज शैल नॉट अप्लाई टू दोज एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। तो मतलब अगर एक डिस्प्यूट आया, एक डिस्प्यूट अराइज हुआ रेट्स ऑफ वेजेस से रिलेटेड, वो डिस्प्यूट पहुंचा ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल क्या कर रही है? अभी केस डिसाइड कर रही है, यानी पेंडेंसी ऑफ केस चल रहा है। तो उस दौरान, या अगर डिसीजन आ चुका है और डिसीजन जो भी आया है वो ऑपरेशन में है, उस दौरान अगर गवर्नमेंट कोई फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ वेजेस करती है, उसको नोटिफाई करती है, तो ऐसे न्यू वेजेस, रिवाइज वेजेस उन लोगों पे, उन एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई नहीं होंगे जहां पर ये डिस्प्यूट चल रहा है। एंड दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज स्पीकिंग अबाउट। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। Now, in fixing or revising minimum rates of wages under this section, a different minimum rate of wages may be fixed. अगर रिवीजन चल रहा है या फिक्सेशन चल रहा है, तो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस कैसे कैसे फिक्स हो सकते हैं? हर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग वेजेस फिक्स हो सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर्स इन द सेम एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए अलग अलग वेजेस फिक्स हो सकते हैं। मतलब सपोज राइस मिल है, उसके लिए डिफरेंट होगा वेज फिक्सेशन जो हुआ होगा, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। कारपेट मेकिंग है, उसके लिए डिफरेंट होगा। या अगर कारपेट मेकिंग और राइस मिल है तो उसमें अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं ना, जैसे मैनेजर्स हो गए या वर्कर्स जो लोअर लेवल के वर्कर्स है, तो उन सबके लिए डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स होंगे। देन अडल्ट के लिए अलग वेजेस फिक्स होंगे, अडोलसेंस के लिए अलग वेजेस फिक्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग वेजेस फिक्स हो सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय एज एन अप्रेंटिस
काम कर रहा है उसके लिए अलग वेजेस फिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए अलग वेजेस फिक्स हो सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। ये चारों के चारों ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और इसके साथ एक और डिफरेंट ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि कौन सा गलत ऑप्शन है, या आपको 4 गलत ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक सही ऑप्शन होगा। इन सब में से आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये जो प्रोविजंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई होप आप नोट डाउन कर रहे होगे जो मैं आपको बताए जा रही हूँ। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। Minimum rates of wages may be fixed by any one or more of the following wage period। अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर्स के लिए, अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग किस्म के मिनिमम रेट्स फिक्स हो सकते हैं, वो लीगल है, ऑथोराइज्ड है। और अभी हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग वेज पीरियड भी हो सकता है जिसके लिए अलग अलग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स हो सकते हैं। मतलब कहीं पर आवर्स के बेसिस पे काम हो रहा है तो वहां पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अलग होगा एज कंपेयर टू दैट एम्प्लॉयमेंट जहां पर डेज के बेसिस पे काम हो रहा है, और वहां से दूसरी एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंट होगा जहां पर मंथ के बेसिस पे काम हो रहा है। मतलब जो वेज पीरियड होता है वो क्या होता है कि किस टाइम पीरियड के अंतराल पे, गैप पे आपको नेक्स्ट वेज मिलेगा। सपोज अगर आर के बेसिस पे है तो आपको घंटे के हिसाब से वेजेस मिलेंगे, अगर डेज के बेसिस पे है तो आपको डेली के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे, या आपको मंथ वाइज वेज मिलेंगे। यहाँ पर हर घंटे आपको वेज मिलेगा, हर आर के एंड में, यहाँ पर हर डे के एंड में, यहाँ पर हर मंथ के एंड में। एंड बाय सच अदर लार्जर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। और अगर ऐसा इसके अलावा कोई गवर्नमेंट समझती है कि ऐसा कोई हमको फिक्स करना चाहिए वेज पीरियड, तो वो अकॉर्डिंगली कर सकती है वेज पीरियड। एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट एग्जाम, और इसके अलावा जो भी PSUs के एग्जाम्स होते हैं जिसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है HR होता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आराम से पुट हो सकता है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया भी है एनटीए नेट में, तो जो वेज पीरियड पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट में कौन सा वेज पीरियड नहीं मेंशन्ड है। तो यहां पर आर लिखा था, डे लिखा था, मंथ लिखा था एंड वीक लिखा था। तो वीक वाला वेज पीरियड यहां पर अलाउड नहीं है, यहां मेंशन नहीं है। Now section 4, minimum rates of wages. Any minimum rate of wages fixed or revised by appropriate government in respect of scheduled employment under section 3 may consist of। अभी हमने section 3 में पढ़ा कि minimum rates of wages कैसे फिक्स होंगे, राइट? हमने section 3 में ये पढ़ा। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जो फिक्स हो चुके हैं minimum rates of wages, उस wages में क्या क्या इंक्लूड होगा, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्या है, अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस एट अ रेट एंड इन सच मैनर एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट और मे थिंक एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल विद द वेरिएशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसको बोला गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। तो मतलब जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो क्या हो सकता है, बेसिक रेट ऑफ वेज हो सकता है अलॉन्ग विथ स्पेशल अलाउंस, और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीजन जिसके लिए या एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए मिनिमम रेट फिक्स हो रहे हैं वहां का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फूड के लिए जो कॉस्ट आ रही है, वहां की लाइफस्टाइल के लिए जो कॉस्ट आ रही है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर रीजन का मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट होता है। और इसको क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। तो ए बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के फॉर्म में सेट होगा, मतलब उसको देख के सेट होगा, या बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, तो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के बगैर भी सेट हो सकता है। एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज, कोई भी अगर एसेंशियल वैल्यूज या कमोडिटी सप्लाई हो रही है उसकी जो कैश वैल्यू है उसके बेसिस पे वेज रेट बेसिक रेट है उसको सेट कर सकती है गवर्नमेंट। एंड ऑल इंक्लूसिव रेट allowing for the basic rate, the cost of living allowance and the cash value, या इन तीनों का मिला जुला जो मिक्सचर है उसको भी एज अ वेज रेट सेट कर सकती है। और ये जो सेक्शन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आराम से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। आपको ये तीनों के तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड एक फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाएगा जो थोड़ा बहुत मॉडिफाइड होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी चीज अप्लाई नहीं होती है या कौन सी चीज अप्लाई होती है, और
और उस हिसाब से आपको अपना आंसर देना होगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने ये चीज नोट डाउन करी होगी। लेट्स प्रोसीड। सेक्शन 5, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अभी तक हमने पढ़ा कि फिक्स कैसे कैसे हो सकता है, वेज पीरियड क्या होगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रोसीजर से मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को फिक्स किया जाता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करने के लिए या रिव्यू करने के लिए क्या कर सकती है, इट कैन अपॉइंट एज मैनी कमिटीज एंड सब कमिटीज एज इट कंसिडर नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन। मतलब वो कमिटीज और सब कमिटीज को अपॉइंट कर सकती है ताकि वो कमिटीज क्या करें, इंक्वायरी करें और गवर्नमेंट को एडवाइस करे। एडवाइस किससे रिलेटेड, कि उनको कैसे और कौन सा एम्प्लॉयमेंट में फिक्स करने हैं या रिवाइज करने हैं, एज द केस में बी। By notification in the official gazette, publish its proposal for the information of person likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which proposal will be taken into consideration। और क्या कर सकती है, एक नोटिफिकेशन दे सकती है ऑफिशियल गजेट में। किस लिए नोटिफिकेशन, फॉर द पर्पस कि वो जो पर्टिकुलर इंक्वायरीज है या उनका जो एडवाइस है, जो भी रिकमेंडेशन दी है कमिटीज ने, वो रिकमेंडेशंस उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग लाइकली टू बी अफेक्टेड होंगे। मतलब इन फ्यूचर जब फिक्स होगा वेज रेट या रिवाइज होगा वेज रेट, और जिस एम्प्लॉयमेंट पे रिवाइज होगा फिक्स होगा, तो उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है अफेक्टेड होंगे। तो उन लोगों को वो रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, तो उसके लिए नोटिफाई करती है इन दी ऑफिशियल गजेट। किसको, अपने प्रपोजल्स को। और नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब जो जिस दिन नोटिफाई करा है उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट है उस पर अपना डिसीजन देगी, बेसिकली ये बोल रहा है उसमें। Now, after considering the advice of committee and subcommittees appointed under subsection 1 or as the case may be, all representatives received by it before the date specified in the notification, the appropriate government shall by notification in the official gazette fix as the case may be or revise the minimum rates of wages for each employment। ठीक है, अब and unless such notification otherwise provides it shall come into force on the expiry of 3 months from the date of issue। अभी देखो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन थी उनको नोटिफाई किया गया और 2 महीने का टाइम मिला, जिसमें कोई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई अपने रिप्रेजेंटेशंस देना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, तो उस 2 months के टाइम में वो बात कर सकता है। अगर वो 2 months बीत गए तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी एडवाइस दी है कमिटीज ने या सब कमिटीज ने, उस एडवाइस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और एक्शन क्या होगा, वो क्या कर सकती है, वो जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए फिक्स कर सकती है या रिवाइज कर सकती है। जो भी केस होगा उसको अपने हिसाब से वो देख सकती है। ठीक है, अब रिवाइज और फिक्स का जो नोटिफिकेशन है, अगर उसमें डेट दी हुई है तो उस डेट को, वो जो फिक्सेशन हुआ है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का, वो अप्लाई, उस डेट से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर डेट मौजूद नहीं है तो जिस दिन नोटिफाई हुआ है, जिस दिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स करा है या रिवाइज करा है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को और उसका नोटिफिकेशन पब्लिश करा है, उस दिन से 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी जो रेट है वो अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट पे। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अगर आएगा तो क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकता है कि कितने मंथ का टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज इससे एज सच बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इससे पहले वाले जितने भी सेक्शंस थे जो मैंने आज आपको पढ़ाए, आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एंड दिस वाज इट फॉर द पार्ट 2। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन लगता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में लेजिस्लेशंस पढ़ाऊँ, क्योंकि लेजिस्लेशंस की लैंग्वेज बहुत ही टेक्निकल होती है, बहुत ही ट्रिकी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो अगर मेरी वीडियोस देखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं और रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी लैंग्वेज है, जो भी एक्ट है, जो भी प्रोविजंस है, उसको इजी लैंग्वेज में कन्वे कर पाऊँ। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।